नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। हरित क्रांति नामक पद का प्रयोग, जो शब्द है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति नामक पद का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में विलियम गॉड ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बैठक में अपने संभाषण द ग्रीन रिवॉल्यूशन अकम्प्लिशमेंट एंड एप्रेशन के अंतर्गत किया। उन्होंने बताया कि तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में कृषि पिछड़ी अवस्था है। जो विकासशील देश हैं उनकी जो एग्रीकल्चर है वो पिछड़ी अवस्था में है, बैकवर्ड है, और कृषि के विकास की गति बड़ी धीमी है। जो उसकी प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है। इन देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कई देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए भी हैं। हरित क्रांति जो शब्द है वो दो प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। कुछ विद्वान इसे विकासशील देश में कृषि के विस्तृत रूपांतरण को बताने के संदर्भ में करते हैं। उनके अनुसार इन देशों में खाद्यान्न की कमी और कुपोषण व अल्पोषण की समस्या को काफी हद तक हल किया गया है और कृषि विकास में आने वाली रुकावटों को दूर किया गया है। कुछ अन्य विद्वान इस पद का प्रयोग कुछ विशिष्ट पौधों की किस्मों के सुधार के रूप में करते हैं। वे खाद्यान्नों, विशेषतः गेहूं व चावल की अधिक उपज देने वाली नई किस्मों के फलस्वरूप उनके उत्पादन में हुई क्रांतिकारी वृद्धि के संदर्भ में हरित क्रांति का प्रयोग करते हैं। प्रोफेसर दंतेवाल के अनुसार हरित क्रांति के दो मुख्य तत्व हैं। तो जो हरित क्रांति है उसके दो मुख्य तत्व हैं। एक तो नई तकनीकी, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, और दूसरा अधिक उपज देने वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स। अतः हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो नई तकनीकी, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस हुई है, जो उसका प्रोडक्शन बढ़ा है ना, कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है, जो ग्रोथ हुई है, जो उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो उस तीव्र गति से है जो नई तकनीकी किसके कारण हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण, तथा अधिक उपज देने वाली बीजों के प्रयोग से हो रहा है। हरित क्रांति पैकेज टेक्नोलॉजी है। 1967-68 के बाद में शुरू होने वाली हरित क्रांति तीन मुख्य तत्वों के ऊपर आधारित थी। जल मतलब सिंचाई, इरिगेशन, तो इरिगेशन चाहिए, उर्वरक फर्टिलाइजर्स चाहिए, तथा उन्नत बीजों पर आधारित थी। तो तीन चीज थी उसके अंदर, तीन मुख्य तत्व थे। एक तो इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन हो, सिंचाई हो, दूसरी उसमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए, उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, और जो सीड्स हैं, जो बीज है, वो उन्नत बीजों पर आधारित थी, जिसे पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। पैकेज टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हुई, चावल लिए, गेहूं लिए, ज्वार लिए, बाजरा और मक्कज की उपज बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए गए। सबसे ज्यादा जो फायदा उसको पहुंचा वो किसको पहुंचा, गेहूं को। भारत में सन 1966 से खरीफ मौसम में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के नाम से पुकारा गया। सन 1967-68 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 1966-67 की तुलना में लगभग 25% वृद्धि हुई। यह वृद्धि इससे पहले के योजना काल के 16 वर्षों में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अधिक तथा तीव्र थी। जो एकदम से जो प्रोग्रेस हुई, जो उसका प्रोडक्शन हुआ, वो 25% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जो पहले के कई योजना के जो साल थे उनसे अधिक था। अधिक वृद्धि का होना वास्तव में एक क्रांति के समान था, एक रिवॉल्यूशन के समान था। अतः इस वृद्धि को हरित क्रांति नाम दिया गया।
J.R. हारो के शब्दों में हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उस आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है जो भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में हुआ और अब भी जारी है। The Green Revolution is the phrase generally used to describe the spectral increase that took place during 1968 and is continuing in the production of food grain in India. अतः हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि की उपज में अत्यधिक वृद्धि होना तथा लंबी अवधि तक कृषि उपज के उच्च स्तर को बनाए रखना। साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी मुख्य विशेषता हुई? पहली विशेषता यह है यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो सन 1966 से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का प्रयोग किया गया। उन्नत बीजों का प्रयोग का एक कार्यक्रम। विशेषता 5 फसलें कौन कौन सी फसलों के लिए किया गया? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए अपनाया गया। इन 5 फसलों के लिए हाई वैरायटी की सीड्स लाई गई। इन बीजों में गेहूं के कल्याण में सोना, बाजरे के HV फर्स्ट, मक्का का गंगा 101, ज्वार के CHS2 तथा चावल के विजय, रत्न, पद्मा आदि प्रमुख है। इन बीजों के आविष्कार तथा विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों ने बहुत योगदान दिया। ये इन्हीं की मेहनत का फल है। इन बीजों की पूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम तथा तराई बीज निगम कर रहे थे। तो सन 1966-67 में केवल 18.9 हेक्टेयर भूमि पर ही उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ और फिर इसके बाद में निरंतर इसका प्रयोग बढ़ता गया। दूसरा फीचर हमारा आ जाता है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग। तो हमारे देश में गोबर को ही, जो मैन्योर है, गोबर को ही खाद के रूप में प्रयोग करने की परंपरा रही है। भारत में लगभग 100 करोड़ टन गोबर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, परंतु उसका लगभग 40% जो भाग है वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम उसको फ्यूल के रूप में यूज लेते हैं। अतः हमारी मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में उचित खाद नहीं मिल पाती, जिससे कृषि उत्पादन में कमी रहती है। नई कृषि नीति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लिया गया, उसको काफी प्रोत्साहन किया गया, अप्रिशिएट किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। और कृषि के क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें रासायनिक खादों का आयात भी करना पड़ता है। अगला फैक्टर आ जाता है आपका इरिगेशन, सिंचाई के विस्तार में हरित क्रांति को बहुत सफलता मिली है। भारत जैसे मानसून प्रदेश जो पूरे मानसून के ऊपर निर्भर है, उसमें सिंचाई का बहुत महत्व है। भारत में नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, कैनाल्स हैं, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं। और इन साधनों के कारण ही क्या है, इरिगेशन एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो भविष्य में और भी सिंचाई की वृद्धि की योजना बन रही है, उसके अंदर और ज्यादा सिंचाई की जाएगी। तो मानसून के ऊपर निर्भर ना रह के हम सिंचाई की, जो फसलों को पानी चाहिए, वो सिंचाई के द्वारा हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। पहले क्या होता था, काफी फसलों को कीड़े खा जाते थे और फसलें वहीं खराब हो जाती थी। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचाना अति आवश्यक है। इसके लिए कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति के अधीन
इन औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा मिला। भारत सरकार ने इसके लिए पौध संरक्षण निदेशालय की भी स्थापना की है। फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। भारतीय कृषि में पुराने, साधारण तथा परंपरागत हाथ के औजारों के स्थान पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग अधिक बढ़ गया, जिससे हरित क्रांति को सफलता मिली। आधुनिक कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पिकर, ड्रेन, बिजली की मोटरें तथा पंपिंग सेट आदि प्रमुख है। किसानों को सस्ती तथा अच्छी मशीनरी दिलाने के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगम, एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन स्थापित किए गए। कई राज्यों में ट्रैक्टर तथा अन्य कीमती उपकरण किराए पर दिलाने के लिए कृषि सेवा केंद्र, एग्रो सर्विस सेंटर भी खोले गए। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग बहुफसल, उन्नत बीज भी रहे, रासायनिक उर्वरक भी प्रयोग में ले रहे हैं, इरिगेशन भी ले रहे हैं। कृषि मशीनरी आदि के प्रयोग से फसलें कम समय में तैयार होने लगी, जिससे एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना संभव हो सका। यदि किसी खेत में अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल काट ली जाए, तो उसके पश्चात उस खेत में मूंग आदि की फसल बो दी जाती है, जो लगभग 2 माह में तैयार हो जाती है। इसके पश्चात उसी खेत में चावल आदि बोया जा सकता है। एक खेत में वर्ष में कई फसलें पैदा होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऋण सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज। सरकारी नीति के अंतर्गत किसानों को ऋण की सुविधा प्राप्त होने लगी। पहले किसान अपनी आवश्यकता का 90% भाग क्या है, जो गांव के जो महाजन होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनसे लेते थे, और उनका जो ब्याज लगता था वो ऊंचे ब्याज पे लिया करते थे, जिसे चुकाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता था। वो बिक जाता था, पीढ़ियों तक उसका ऋण चलता रहता था, लेकिन कभी उसका वो ब्याज पूरा नहीं होता था। परंतु अब किसानों को सरकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स तथा अन्य साधनों से कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा। और इससे क्या हुआ, छोटे जो किसान हैं उनको कई बार ऋण माफी की भी घोषणा कर दी जाती है। कम ऋण पर भी आवश्यकता अनुसार ऋण मिलने पर किसान उचित मात्रा पर, अगर उनको कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, उचित मात्रा में उन्नत बीज खरीद लेते हैं, कृषि यंत्र खरीद लेते हैं, उर्वरक आदि खरीद सकता है, और सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। सोइल टेस्टिंग, अगला फैक्टर आ जाता है सोइल टेस्टिंग, मृदा प्रशिक्षण। हरित क्रांति के विस्तार हेतु हमें देखना होता है कि हमारे जो सोइल है वो आपकी किस तरह की, उसमें किस तत्व की कमी है, किस कारण उसके किन तत्वों की कमी आ रही है। इन परीक्षणों से ये पता लगाया जाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किन तत्वों की कमी है और उन्हें किन उर्वरकों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। मिट्टी में क्या कमी है और कैसे उसकी फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ये भी जाना जाता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अधिक होगी और उससे किस प्रकार के बीज बोए जाएं। सोइल कंजर्वेशन, भू संरक्षण। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए भू संरक्षण का कार्यक्रम भी लागू किया गया। भूमि कटाव को रोकने तथा भूमि की उर्वरकता को, फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। मरुस्थलों के डेजर्टिफिकेशन के विस्तार को रोकने तथा शुष्क कृषि प्रणाली के विस्तार के लिए भी कई योजना बनाई गई। फसलों के क्रॉप रोटेशन को भी प्रोत्साहित किया गया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण। कृषि उपकरणों को चलाने के लिए अब नई हम जो मशीनरी ले रहे हैं वो कृषि उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत सबसे सस्ता एवं सुगम शक्ति संसाधन है। अतः कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अति आवश्यक है। गांव में भी लाइट होनी चाहिए, तभी तो वो जो मशीन उन्होंने खरीदी है वो काम कर सकेंगे, पंप सेट काम करेंगे, ट्यूबवेल काम कर पाएगा, वरना वो चीज काम नहीं कर पाएगी। तो इनके अंदर क्या किया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया। मार्केटिंग फैसिलिटीज,
बिक्री संबंधी सुविधा। अब किसान ने अपनी फसल तो पैदा कर ली है, उपज तो हो गई, अब उसको मार्केट में बेचने की क्या फैसिलिटी है? तो पहले किसानों को अपनी उपज अनियंत्रित मंडियों में बेचनी पड़ती थी, उनको कम दामों पर बेचना पड़ता था। इन अनियंत्रित मंडियों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं बन पाता था, जिसकी उसकी आय बहुत कम होती थी। परंतु इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, इस दिशा में काफी सुधार हुआ और वहां पे कंट्रोल्ड मंडीज बनाई गई और किसानों को अपनी कृषि उपजों को रखने के लिए गोडाउन, उनको स्टोरेज फैसिलिटी दी गई और भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध है और इससे किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई और कृषि के विकास के लिए काफी धन व्यय किया गया। इसको हरित क्रांति को काफी बढ़ावा मिला। तो मार्केटिंग जो फैसिलिटीज हुई उसके कारण क्या हुआ, स्टोरेज का भी उनको फैसिलिटी दी गई और प्लस उनको एक मिनिमम रेट फिक्स कर दी गई कि इससे कम पर वो, उसकी जो रेट थी इससे कम पे वो नहीं बेचेंगे। तो उससे क्या होता था कि उनको उनके उचित मूल्य मिल जाते थे फसलों का। फिर है मिनिमम फिक्स्ड प्राइस ऑफ क्रॉप्स। हाँ, कि पहले कृषि उत्पादन अधिक बढ़ जाने से बाजार में फसलों की कीमतों के कम हो जाने का भय रहता था, जिससे कृषि उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नियुक्त किया। यह आयोग समय समय पर विभिन्न फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है, मिनिमम फिक्स्ड प्राइस कर देता है। जब फसलों का वास्तविक मूल्य पूर्व निश्चित मूल्यों से नीचे गिरने लगता है और डाउन हो जाता है तो सरकार स्वयं न्यूनतम मूल्य पर फसलें खरीद लेती है। इससे किसान आर्थिक शोषण से बच जाता है और उसे कृषि उपज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित मिलता है। सरकार द्वारा फसलों की खरीद अब सामान्य सी बात हो गई है। आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप रेफरेंसेस के लिए इन बुक्स को देख सकते हैं। थैंक यू।